हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वेरी न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हो, पहली बात तो वो सभी बच्चे जो इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, 10th का बोर्ड क्रॉस कर चुके हैं या अपना 11th कंप्लीट कर चुके हैं या 11th में जो जा रहे हैं, जो 10th पास करके आए हैं, वो सभी लोगों का स्वागत है। अब हो क्या रहा होगा कि अगर आप 11th में आए हैं तो आपने अपने आप को एक तरह से फोकस कर लिया होगा कि आपको आने वाले समय में किस तरह के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने हैं। तो हम मुख्य रूप से उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जो कि जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ताकि वो आने वाले समय में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें। प्राइम टारगेट है कि हमें आईआईटी में एडमिशन लेना है और उसी के हिसाब से जो आईआईटी के इक्विवेलेंट भी और बहुत सारे भारत में संस्थान हैं, हम उनमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं। जेई के बाद आपके पास रास्ते खुल जाते हैं, आप आईसर्स में एडमिशन ले सकते हो, आप उस हिसाब से आप और बहुत सारी जगह हैं, सीबीएस है, सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेस के हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपके सामने इतने सारे आयाम खुल जाते हैं जहां आप नई नई तरह के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और रही बात अगर पोटेंशियल की, तो ये सभी जगहें अपने आप में बहुत ही अच्छी जगहें हैं, बहुत ही काबिल लोगों के द्वारा वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो अगर आप अपने आप को डिटरमाइन रखते हो तो आप इनमें किसी भी जगह पर अगर अपने आप को एंटर करते हो तो एक बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट एक तरह से गारंटी है, वहाँ आपको मिलता है। अब अगर हम आते हैं अपने मेन सवाल में कि वाई डू यू वांट टू डू दिस एग्जामिनेशन, ये जो बज है आज के समय का, इसको आप क्यों करना चाहते हो। देखो, एक चीज़ मैं डाटा देता हूँ। अगर मैं डाटा आपके साथ दूँ तो करीब करीब इस बार का जो एग्ज़ामिनेशन रहा है 2023 के जो मेंस हुए हैं, उसमें डाटा है कि 10 लाख से ज़्यादा, इवन 11 लाख करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो करीब 10 लाख से ऊपर, 11 लाख को टच करता हुआ आंकड़ा है जो एडमिशन यहाँ पर लिए हैं। तो ये अगर हम एक तरह से देखें तो ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये सभी लोग जो इसमें एडमिशन ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, एंजाइटी होती है। तो क्या होता है कि ये जो कोचिंग्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, इतना 10 लाख की संख्या, और ये सब लोग जो होते हैं ये अच्छा खासा पेमेंट कर सकने की क्षमता रख रहे हैं कि भाई हमें अच्छा पेमेंट करके किसी तरह से हमें कर दें। तो अब ये जो कोचिंग्स हैं इनमें दो तरह के हैं। एक जो इस 12 लाख 10 लाख की संख्या पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उन्होंने पेमेंट को कम कर रखा है। एक वो जो इन पे अपना अधिकार रखना चाहते हैं, जिन्होंने अपना पेमेंट, अपनी फ़ीस को मॉडरेट कर रखा है। एक जो अभी भी ठीक ठाक पैसा ले रहे हैं। तो ये सारे लोग, अब इन सभी तरह के लोगों को, इन 10 लाख में से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना है, इनको अपने साथ जोड़ना होता है, और जोड़ करके वो एक बज क्रिएट करते हैं। एक बज क्रिएट होता है जिससे ये लगता है कि इट इज़ एसेंशियल, कोचिंग एसेंशियल है। बिना कोचिंग के आप आईआईटी नहीं जा सकते हो, बिना कोचिंग के आप आईआईटी जा ही क्या, आप सपना भी नहीं देख सकते हो। लेकिन और आपको सिर्फ कहानियाँ उनकी सुनाई जाती हैं, उन बच्चों की सुनाई जाती है जो इन कोचिंग संस्थानों से पढ़े हैं। ऑल इंडिया 1 रैंक लाना, आप अगर ऑल इंडिया 1 रैंक लाए हो तो, और अगर आप ऑल इंडिया 25 रैंक लाए हो या ऑल इंडिया 50 रैंक लाए हो, तो मोटे मोटे तौर पर मुंबई में अगर आप आईआईटी कानपुर या मुंबई लेना चाहते हो तो आप सबको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आईआईटी रैंक 1 लाने से मतलब कुछ अलग तरह के सुरखाब के पंख लग जाते हैं ना। आईआईटी 1, आईआईटी 2, 3, 4 कैटेगरी, ओबी, एससी, एसटी, इन सब के जो लोग होते हैं, दे ऑल गेट द सीएससी ब्रांच। और ऐसा नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि रैंक 1 ने मुंबई ले लिया है तो कानपुर की आईआईटी कानपुर में कोई कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा होगा, आईआईटी खड़गपुर में कोई कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा होगा, आईआईटी गांधीनगर में कोई कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहे होंगे। आईआईटी 1 रैंक 1 एक हाइप क्रिएट किया गया है, एक ओवररेटेड एक बात है जो ओवररेटेड है। और ये इसलिए ओवररेटेड है क्योंकि ये मार्केटिंग का एक बज है, ये मार्केटिंग का बज क्रिएट करता है।
इसमें बहुत कुछ होता है, उनके इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं, उन बच्चों को तमाम तरह से उनके साथ बात करके, उनको मोटिवेट करके, उनको मैनिपुलेट करके, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहें, उनके साथ एक बज क्रिएट किया जाता है। बिकॉज अगेन दिस इज़ द मार्केट एंड विच इज़ ड्रिवन बाय द मनी। पैसा है जो इस सबके पीछे काम कर रहा है। अब होता क्या है, एक बच्चा जो कि शायद किसी कस्बे में बैठा है, किसी मेट्रोपॉलिटन उस तरह सिटी में नहीं है, एक नॉर्मल से शहर में है, गांव में है, वो जब इस तरह के बज देखता है कि भाई अब तो हमारे पास का कुछ है नहीं, हम तो कोटा जा नहीं सकते, हम तो जयपुर जा नहीं सकते, हम तो बेंगलोर दिल्ली जा नहीं सकते, तो अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। और यही तो क्रिएट करना था, यही मानसिकता हमें डालनी थी बच्चों में, और वो डाल दी गई, और अब सारा काम फतेह हो गया। बच्चों मैं आपके सामने डाटा देता हूँ। मैं आपको बताऊं तो 1995 के बाद का समय जो था वो कोचिंग इंडस्ट्री का मतलब विकराल रूप आ गया। अब 1995 से पहले ठीक है बंसल थी, उसकी ब्रांचेस हुई, उससे टूट करके लोग अलग अलग कोचिंगें बनी और पूरी कोचिंग एम्पायर बन गया। अब 1960 के करीब 57-58 इस तरह से डेवलप हुई हैं IITs। आपको क्या लगता है 1960 से 1995 के बीच में ये कोचिंगें थी? इस तरह की नहीं थी, कोचिंगें इस तरह से बिल्कुल नहीं थी। लेकिन IIT में तब भी एडमिशन होते थे, IIT तब भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता था, IITian तब भी बनते थे। कैसे बनते थे? कैसे इतने सारे IITian बनते थे? बिना कोचिंग कैसे बनते थे? आज वो इसलिए हमको असंभव लगता है क्योंकि हमको भर दिया गया है कि बिना कोचिंग के आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते, कहना ये चाहिए। बिना दिमाग को जोर लगाए, दिमाग पे ताकत लगाए आप कुछ नहीं कर सकते। बस इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया गया है कि बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते, और कोचिंग के थ्रू ही, कोचिंग के टीचर ही आपको पढ़ाएंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और इकोनॉमी इस तरह से, पैसा ने ऐसा कर दिया कि सच में टीचरों ने इस चीज़ को कहना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब एक टीचर जिसके ऊपर बच्चा अपना अंधविश्वास रखता है, अंधा विश्वास रखता है, जब वो गलत बोलना शुरू कर देता है, जब वो गलत बयानी करना शुरू कर देता है किसी वजह से, पैसे के दबाव में या जिस भी वजह से, तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होता है। वो अपने खुद के क्या कह सकते हो, डेविलनेस को, वो उसको मैं डेविलनेस ही कहूँगा। बीइंग ए टीचर यू आर, दिस इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं, किसी के दबाव में आप किसी बच्चे को झूठ नहीं बता सकते, गलत नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है, मैं कहता हूँ एक टीचर आता है आपके सामने और वो कहता है कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने 4 बार IIT रैंक 1 प्रोड्यूस किए हैं। मेरा सवाल है कि आपने ये अन्याय क्यों किया? अन्याय क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में क्या सिर्फ 4 बच्चे थे? क्या आप अब इतने 20 सालों में आपने 4 प्रोड्यूस किए या 5 प्रोड्यूस किए? क्यों? आप बैच पढ़ाए होगे, 100 बच्चों के बैच पढ़ाए होगे। क्यों नहीं? अगर आप पारस थे, आपके अंदर इतनी क्षमता थी, तो आप सबको छू करके कुंदन बना देते, सबको सोना बना देते। फीस तो सबने जमा की होगी। क्यों आपने भेदभाव किया? क्यों आपने केवल इतने सालों में 5 साल प्रति रैंक 1 के औसत से केवल एक को ही रैंकर क्यों बनाया? ये भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, ये गलत है। इसका कारण ये है कि वो बच्चे थे, वो स्टूडेंट्स थे जो उस काबिलियत के थे, और आप भाग्यशाली थे एज अ टीचर जो आप उनसे मिले। कोई एक, जैसे मान लो एक एक्स कोचिंग है, वो बहुत नामी कोचिंग है, आपको मौका मिला, आप उस कोचिंग में एज ए टीचर जुड़े। एक बच्चा था, अफोर्ड कर सकता था पढ़ाई, टैलेंटेड था, जेन्युइन टैलेंटेड था, उसको भी उस कोचिंग के नाम ने प्रभावित किया और वो भी उस कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब उस कोचिंग के माध्यम में आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, और मैं यही कहूँगा एज अ टीचर ये आपका भाग्य रहा कि वो बच्चा आपके सामने आया जो कि इस मेधा शक्ति का था, इस मोटिवेशन का था कि उसको रैंक 1 मिली। और हम क्या कहते हैं एज अ टीचर कि हमने रैंक 1 प्रोड्यूस की। गलत, आपने रैंक 1 प्रोड्यूस नहीं की। अगर आपके अंदर सच में इस तरह की क्षमता होती, आप खुद को जो पारस होने का दावा कर रहे हो, तो आप ये आंकड़ा ना दे रहे होते। पारस पत्थर कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इतने किलो लोहे को पत्थर सोना बनाया है। वो तो है, वो तो सोना, वो तो गुण है उसका, वो तो जिसको भी छू लेगा सोना बन जाएगा। वो किलो 2 किलो में आंकड़े नहीं रखता है कि मैं आंकड़े रखूँ, मैं इस बच्चे का नाम लूँ, मैं इस बच्चे का नाम लूँ, देखो सबूत 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 क्यों दिखा रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं सबूत दिखाने की। तो इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन उसका प्रचार प्रसार, मार्केटिंग, फीडिंग इस तरह से की जाती है कि हम, अब जानते हो, मेरी
कुढ़न क्या है, मेरी कोफ्त क्या है। मेरी कोफ्त ये है उन बच्चों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। अच्छा, फिर एक और व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं देखो तुम आईआईटी में इसलिए नहीं जा पाए थे ना क्योंकि तुम कोचिंग नहीं कर सकते थे, मैं तुमको कोचिंग कराऊंगा। अगेन प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। उसको सिखाने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको आत्मबल देने की ज़रूरत है। उसको आपको 1000, 2000, 3000 में कोचिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह के टीचरों को उनके साथ जोड़ रहे हो, उसको ज़रूरत है, उस बच्चे को ज़रूरत है प्रोत्साहन की, उसको ज़रूरत है कि उसको पुश मिले। तो आपका मोटिवेशन क्या है इसमें जाने का? आप इस बज का शिकार हो चुके हो या आपके पास है कुछ मोटिवेशन? आपने देखा है किसी ऐसे इंजीनियर को आप जानते हो जो आईआईटी से हैं, आपके नज़दीक है? आपने सत्या नडेला का नाम सुना या आपने ऐसे किसी पिचाई जी का नाम सुना? उनको सिर्फ 1, 2, 3 नाम, यही 2 आईआईटीएन प्रोडक्ट है? नहीं भाई। आपने किसी इंजीनियर को काम करते देखा है? किसी इंजीनियर को रियल लाइफ में काम करते देखा है? कोई डॉक्यूमेंट्री उस पर देखी, कोई स्पीच उनकी सुनी, किसी ऐसे इंजीनियर से मिले हैं? मोटिवेशन कहाँ से आया? अगर मोटिवेशन ये है कि मैं आईआईटी में चला जाऊंगा, बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, तो बेटा ये एक मतलब आप, अब मैं क्या कहूँ इस पर, ये एक सही तरीका नहीं है मोटिवेट होने का। पैसा एक बाय प्रोडक्ट के रूप में रखो हमेशा, उसको मेन मोटिवेशन मत बनाओ। द वे आपने वो किया यू विल फिनिश। क्योंकि पैसा, प्रकृति ऐसी होती है ना, वो धोखेबाज प्रकृति का एक एलिमेंट है। धोखेबाज प्रवृत्ति एलिमेंट होने की वजह से अगर आप सीधे उस पर डिपेंड रहे ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जीवन में। तो पहले तो आपके पास एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन होना चाहिए जो आपको इस कठिन रास्ते पर आपका हमेशा मोटिवेट करता रहे। क्योंकि कई बार अप डाउन्स आएंगे, डाउन्स ज़्यादा आएंगे, अप्स कम आएंगे। तो ये मोटिवेशन ही होगा जो आपको उस डाउन टाइम में आपका हाथ पकड़ा रहेगा। एक दूसरी बात, ये जो तैयारी है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक कठिन यात्रा है, बहुत ही डिमांडिंग यात्रा है। डिमांडिंग इनसे पैसे की डिमांडिंग की बात नहीं कर रही। ये सफ़र आपसे दरकार करेगा मेंटल स्ट्रेंथ की, आपसे दरकार करेगा मानसिक मजबूती की। आप एग्ज़ाम दोगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। आप टेस्ट दोगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको सेल्फ डाउट होगा, आपको आत्मग्लानि होगी, आपको खुद पे संदेह होगा। आप कहोगे कि हम गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। और उन जगहों पर आपका फिसलना बहुत मुमकिन हो जाता है। वहाँ पर आपका फिसलना ही आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। आपने डीपीपी लगाई कि नहीं, आपने प्रॉब्लम सेट कितने किए, कितने हज़ार क्वेश्चन कर लिए, इनको कभी भी आंकड़ा मत मानना सफलता का, तैयारी की सफलता का। आपको आंकड़ा मानना है कि उन कमज़ोर क्षणों में जब आप आत्मसंदेह में थे, आप जब आत्म अवलोकन कर रहे थे, सेल्फ एनालिसिस चल रही थी, वो कितनी की है आपने, कितनी बार की है और कितनी बार आप बाउंस बैक किए हो। वो बाउंस बैक उस डीपीपी, उस प्रॉब्लम सेट को रखने के बाद फिर से रात को उठ के करना हो गया, या फिर से उस पर लग करके टीचर से पूछना हो गया, टीचर टाइम नहीं दे पा रहा, उससे जूझना हो गया। ये सब है। ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है क्योंकि आपको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन ग्रो करना है। इस पूरी प्रोसेस में आपको ग्रो करना है, आपको डेवलप होना है, आपको एक अच्छा वर्जन बनाना है अपने का। अगर मैं कहूँ आज मैं 18 मई 2023 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जब आप इसके बाद अगर मान लें अप्रैल 2024 में आप एग्ज़ाम दोगे या मई 2025 में आप एग्ज़ाम दोगे मेंस का, इस तरह से जो भी हम एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं 2 साल पहले की कोई मालूम तो होगी नहीं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं इतने दिनों में ग्रो हो गया हूँ, मैं एक नया मेरा अपडेटेड वर्जन है जो अभी एग्ज़ाम दे रहा है। आप अगर सच में इस तैयारी को कर गए तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे और आप इस घबराहट में नहीं रहोगे मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आईआईटी में नहीं गया तो क्या होगा। बिकॉज ये जो पूरी प्रिपरेशन है आपकी, ये आपको ये सिखाएगी ही नहीं कि आईआईटी ही एक आखिरी मकसद है। ये प्रिपरेशन आपको सिखाएगी कि मैथ को सीखना असली आनंद है। इस तैयारी में आपने जो मैथ सीखा, आपने जो फिजिक्स के सम किए, उसका अलग सुख है। केमिस्ट्री को जो आपने एक्सप्लोर किया, उसकी अलग अनुभूति है। अगर आपने इन विषयों के गहनता को महसूस करना शुरू कर दिया तो आपको ये मैथ लगाना एक इन्जॉयमेंट लगेगी, फिजिक्स लगाना बोझ नहीं, इन्जॉयमेंट लगेगा। और फिर आप जो भी करोगे
आप जो भी करोगे आप इंजॉय करोगे, आप हमेशा इन विषयों के साथ, इस प्रक्रिया के साथ जुड़े रहोगे। आप आईआईटी चले भी जाओगे तो वहाँ भी यही करते रहोगे, इस विषय के साथ आपकी ललक लग जाएगी और वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको इस डिमांड को पूरा करना है, ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है। और पॉजिटिव एटीट्यूड का, खुश रहना है, आपको बहुत खुश रहना है, हंसते रहना, चेहरे मुस्कान हमेशा रहनी पड़े, जिससे मिलो उसके साथ पॉजिटिविटी आपसे झलकनी चाहिए। इस तरह के लोग होते हैं जो सफल होते हैं, जो सिर्फ परीक्षा में सफल नहीं होते, जीवन में सफल होते हैं। जीवन में आपको सफल होना है बच्चों। परीक्षाएं तो छोटी मोटी हैं, आज की डेट मालूम है आपको परीक्षा की। जीवन तो ऐसा है, हर रोज़ परीक्षा, प्रतिदिन परीक्षा, बिना किसी स्कीम के, बिना किसी प्रीडेट के। ये आपको तैयार किसके लिए होना है? बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। बड़े एम की तरफ साधो अपने आप को और अवेयर रहो, अपने आप को अवेयर रखो कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, ये बहुत ज़रूरी है। सो एज अ स्टूडेंट इफ़ यू नो ऑल दीज आंसर्स, अगर आपको सारे सवालों के जवाब मालूम है, इट मीन्स दैट यू आर ऑलरेडी इन दिस गेम। आप ऑलरेडी हो चुकी हो इस गेम के अंदर। आपको इसके लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना है। मेंटली यू आर प्रिपेयर एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड देन जस्ट लॉक इट। उसके ऊपर रीथिंक अब नहीं करना है, अब आपको बस करते रहना है। अब आप इन डेट के बाद फिर रिजल्ट देखिए और फिर देखिए कहाँ आपके पास क्या है, कमी है, जो है वो है, उसको फिर आपको एनालिसिस करनी है। जैसा भी रिजल्ट, उसको स्वीकार करने की, इस तैयारी के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह के रिजल्ट को स्वीकार करने लायक बन जाए। मानसिक रूप से इतने मजबूत रहें आपको किसी भी रिजल्ट को स्वीकार कर सकें। आप जेई रैंक 1 भी ले आएँ तो भी आपका दिमाग ख़राब ना हो, आप कोई रैंक ना लाएँ तो भी आपके पास ऐसा ना हो कि आपको कोई बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाने की सोच शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू बी स्टडी। ठीक है, इन दोनों भावों में आपको सम होना है। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस होल थिंग। और याद रखिए, अब देखो होता क्या है मार्केटिंग में, आप क्या देखते हो, आपको कहानियाँ किसकी सुनाई जाती हैं? आपको कहानी सुनाई जाती है उसकी जिसने XYZ कोचिंग में पढ़ के रैंक 1 लाई है। आपको कहानी पढ़ाई जाती है उसकी जो कि एक XYZ टीचर से पढ़ के जिसका रैंक 1 आया है। जो IIT रैंक 1 आके गया तो वो IIT में ही गया होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज में तो गया होगा। लेकिन आपको क्या आपको लगता है कि अगर IIT में 6,500 लोग गए हैं तो 6,500 के 6,500 किसी न किसी कोचिंग से ही गए हैं? ऐसा नहीं होता है। करीब करीब इसमें 20 से 30, अब हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, इसमें जनरल भी, OBC, SC ST सब हैं। आप इसमें देखोगे हर कैटेगरी में 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो इस स्थिति में होते हैं कि वो कोचिंग नहीं कर सकते या वो करना नहीं चाहते। दे आर सो प्रिपेयर्ड, वो बिना उसके गए हैं, बिना इस किसी कोचिंग के अपने लोकल टीचर, अपने बेसिक टीचर या अपने बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करके गए हैं। इनकी कहानियाँ कोई नहीं सुनाता क्योंकि इनकी कहानियाँ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। किसी कोचिंग को, किसी मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें कोई ग्लैमर नहीं, इसमें कोई ऐड नहीं आए, कोई सुनेगा नहीं, कौन सुनेगा। और अगर हम ये बता भी दें कहानी तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट तो यहाँ से मिलेगा कि अगर XYZ कोचिंग से पढ़ करके एक बच्चा रैंक 1 लाया है तो इसका मतलब आप सब आ करके यहाँ एडमिशन लीजिए। दिस इज़ द मार्केटिंग। एक हम ये कह दें कि एक व्यक्ति है जो गांव में रहा है और वो बड़ी मुश्किल से पढ़ करके उसने IIT में सिलेक्ट हुआ और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एंटर कर गया, तो आप कहोगे अच्छा ओके, आपके लिए तो मोटिवेटिंग है, लेकिन कोई क्यों सुनाएगा? उसमें फ़ायदा नहीं है किसी तरह का। आप कभी इन IIT कन्वोकेशन में जाएं, मौका मिले, या आप इनकी जो गैदरिंग होती है, जो बीटेक के दौरान जो क्लब्स होते हैं उसमें जब लिटरेसी क्लब होता है या तमाम तरह के क्लब होते हैं, उनमें इस तरह की कहानियाँ निकल के आती हैं। तो वहाँ पे लोगों को समझ में आता है कि किस स्थिति से कौन निकल के आया है। तो इसीलिए अपने आप को आपको एक मेंटली प्रिपेयर करना है कि जो आपको समझना है ना कि सही गलत क्या है। हालांकि बहुत मुश्किल है, एक 18-20 साल का बच्चा एक बच्चा ही है, वो इस तरह के प्रलोभनों से उसका दिमाग लोभित हो जाए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बट किसी तरह से आपको वो मैच्योरिटी लानी है। ये सब कुछ है जो आपको इस बड़ी जगह पे लाने के लिए मोटिवेट करने वाला है। सो व्हाट इज़ माई पर्पज़? आई हैव ट्राइड, आई हैव प्लान समथिंग। कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये जो लिखे हुए हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिनके साथ हम कुछ डिस्कशन आपके साथ करेंगे। देखो आज की डेट में क्या हो गया कि एक टीचर, अगर मैं अपनी बात कहूँ इस तरह से जो मैं मानता हूँ, एक टीचर जब कोई प्रॉमिस करता है तो आज की डेट में वो एक मार्केटिंग स्टंट है। बिकॉज
जिस तरह से डेवलप हुआ है, टीचर्स एक अलग तरह की व्यवसाय के रूप में उभर के सामने आया है। और जिस तरह से आप देखते हो ऑनलाइन चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपको लगता है कि सबके मूल में पैसा ही पैसा है। टीचिंग के मूल में सिर्फ और सिर्फ पैसा डायरेक्टली नहीं था। मतलब कुछ जॉब ऐसी होती है जो सिर्फ इसी के लिए की जाती हैं, इसमें ज़रा से फेरबदल उस जॉब के नेचर को फेरबदल कर देता है। बट टीचिंग एक ऐसा जॉब रहा है जो 100% मनी ड्रिवन कभी नहीं रहा है। इसके अंदर कुछ सोशल वैल्यूज़, कुछ मोरल वैल्यूज़ हमेशा रहे हैं, जो टीचर को भी फॉलो करने चाहिए और स्टूडेंट को भी फॉलो करने चाहिए। लेकिन जब बहुत बड़ी मात्रा में इसके अंदर मनी आ गई, तो जो सोशल वैल्यूज़ थे, वो जो मोरल वैल्यूज़ थी, वो उनका रेशियो कम होता चला गया है। मैं नहीं कहूँगा जीरो हो गया है, बट जो रेशियो था वो कम हुआ है। इसीलिए किसी टीचर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉमिस करना, सीधी बात है कि भाई कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू ट्राई योर बेस्ट। जो आपका बेस्ट है आप उसको ट्राई करो, और आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम माई साइड, एंड लेट्स सी क्या हम ये जो कारवां है ये किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से हम आगे ग्रो करते हैं। सो द अल्टीमेट पर्पज इज़ टू म्यूचुअली ग्रो, you as a student and me as a teacher, we need to grow simultaneously, we need to grow mutually, and this is the most important thing I think जो कि हम लोग कर सकते हैं, जो अचीवेबल है। तो चलिए फिर आने वाली क्लासेस में आप देखते रहिएगा, आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट्स और जो शेड्यूल है, जो भी कुछ है वो आपको यहाँ से मिलता रहेगा। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।